हाय एंड वेलकम टू बॉब स्मार्ट एकेडमी। मेरा नाम हरप्रीत सिंह है और आज हम HTML को कंटिन्यू करते हैं। पिछले सेशन में हमने डेट कंट्रोल का, इनपुट टाइप डेट का देखा था कि कैसे हम एक डेट कंट्रोल को लेकर आ सकते हैं यूज़र के लिए, कि वहाँ से वो डेट कैलेंडर से वो सिलेक्ट कर पाए और वो सिलेक्ट कर पाए डेट को, कि अपने फॉर्म के अंदर उसको देख सकते हैं कि ईयर को कैसे वो चेंज कर सकता है, मंथ्स को कैसे चेंज कर सकता है और उसके हेल्प से डेट को डाल सके। अब उसके कुछ एट्रीब्यूट्स हैं, जैसे मिन और मैक्स एट्रीब्यूट्स हैं, वो देख लेते हैं कैसे है। तो अगर मुझे एक डेट कंट्रोल में कोई एक रेंज देनी है कि इस डेट से इस डेट तक ही सिलेक्ट करे यूज़र, तो मैं इसका मैक्स और मिन दे सकता हूँ। ये देखिए, मैक्स इसको दिया भाई, मैक्स इधर तक ही होना चाहिए, 1979 ईयर, 31 दिसंबर 1979 तक ही होना चाहिए। ये इसका मिनिमम इधर से ही शुरू होना चाहिए। तो इसको ट्राई इट योरसेल्फ करते हैं। तो देखिए, जब मैं एंटर द डेट आफ्टर 2011, तो इधर अगर मैंने पीछे जाने की कोशिश की, सपोज मैं इसको ऊपर लेता हूँ। अगर मैं पीछे जाने की कोशिश की 2002 2000 से पहले की कोशिश की, तो वो नहीं जाने देगा मेरे को। ये अभी हम जा रहे हैं पीछे। सॉरी, वो मेरा स्क्रॉल कर रहा हूँ, पीछे जा रहा हूँ। तो 2000, अभी 2000 आएगा। तो नहीं, सॉरी, तो ये तो पीछे जा। ओके। हाँ, मतलब देखिए, अब 2000 से पहले कुछ नहीं है। देखो इधर, दो 2000 से पहले, इधर 2000 से पहले 199 नहीं है। तो ऐसे करके हम इसको मिन करके दे सकते हैं। इधर उन्होंने मिन करके दिया है, मिन 2002। तो इधर मैं ऐसे करके मिन कर सकता हूँ। अगर मैं इसको हटा दूँ तो वो क्या करेगा, वो पीछे भी जाएगा। तो ऐसे करके हम मिन मैक्स को यूज कर सकते हैं, कि डेट को रेंज दे सकते हैं, कि रिस्ट्रिक्शन दे सकते हैं, कि वो यूजर इस डेट से इस डेट तक ही एंटर कर सके, उससे पहले नहीं कर सके। नेक्स्ट आता है डेट टाइम लोकल। तो ये क्या है, वो अगर आपको एक वेबसाइट बनानी है जो खुद ही कंट्री की है, इंडिया की है या उसी टाइम जोन की है, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आपने ये यूज़ किया तो वो टाइम जोन को नहीं लेगा। विद नो टाइम जोन, तो वो टाइम जोन को नहीं लेगा। पर अगर आपने डेट डेट को यूज़ किया तो वो हर टाइम जोन का वो कैलकुलेट कर लेगा कि भाई किस जगह पे किस यूज़र ने किस कंट्री से वो टाइम लिखा है, तो उसको वो ले लेगा। पर डेट टाइम लोकल नहीं लेगा। तो ये डेट टाइम लोकल सिर्फ अपने इंटरनल, अगर आपने एक वेबसाइट बनाई जो सिर्फ इंडिया के लिए है, तो उसको आप यूज़ कर सकते हैं, या किसी एक कंट्री के लिए। इनपुट टाइप ईमेल। अब इनपुट टाइप ईमेल, यहाँ पे ईमेल अगर ये अगर मैं ईमेल टाइप डालूं, तो वो क्या करता है, वो एक वैलिडेशन दे देता है कि भाई एट द साइन होना चाहिए या डॉट होना चाहिए। टेक्स्ट बॉक्स दे देता है आपको, यूज़र को, कि वो एंटर कर सके ईमेल को। तो अगर उसने ठीक ढंग से एंटर नहीं किया, डॉट डॉट कॉम नहीं डाला या एट द रेट नहीं डाला, तो वो उसको एरर दे देगा कि भाई ये ठीक नहीं है, ये ईमेल वैलिड नहीं है। तो अगर मैं इधर ऐसे करके मैं कोई भी ऐसे कैरेक्टर्स डाल दूं और सबमिट का बटन दबाऊं, तो देखिए इधर आ जाएगा, प्लीज इंक्लूड एट द रेट इन द ईमेल एड्रेस इज मिसिंग। तो अगर मैं एट द रेट भी डालूंगा, तो फिर भी वो कहेगा प्लीज एंटर अ पार्ट फॉलोइंग एट द रेट। भाई उसके बाद gmail.com आता है या कोई भी एड्रेस आता है, तो वो आप डालो। तो ईमेल जो टाइप ईमेल है वो वैलिडेट करता है कि ये एक ईमेल आईडी होनी चाहिए। हम ईमेल के लिए हम टेक्स्ट भी डाल सकते थे, टाइप टेक्स्ट, पर वो क्या करेगा, फिर टेक्स्ट वैलिडेट नहीं करेगा। तो उसके लिए, ईमेल के लिए उन्होंने अलग सा HTML5 में अलग सा डाला है, कि वो आप इसको यूज करो और वो वैलिडेट करता है। नेक्स्ट है टाइप इमेज। तो आप टाइप इमेज, एक तो हमारा IMG टैग है, उसके अंदर हम इमेज डाल सकते हैं। एक ये है कि आप इमेज का ये जो है इनपुट टाइप
इमेज, जो इमेज आप सबमिट इमेज को आप डाल सकते हो कि उसके बाद आप इसको क्लिक करो तो वो आगे का काम बढ़ाए। तो एक बटन बटन जैसे वो बिहेव करता है। आप टाइप अगर इमेज डालोगे तो इमेज आ जाएगी उसके बिहाफ पे, उस बटन के बिहाफ पे, और वो क्या करेगा, वो इसको एज अ बटन ले लेगा और इमेज दिखा देगा, और उसके क्लिक पे आपको ये फॉर्म का एक्शन कॉल हो जाएगा। जैसे वो सबमिट का बटन बटन कॉल होता है, तो वैसे ही इमेज के ऊपर वो बटन काम करेगा, सबमिट का फॉर्म काम करेगा। तो ऐसे करके हम डिफाइन कर सकते हैं एक इमेज को, कि वो इमेज कैसे हो, जो इनपुट है सबमिट बटन वो कैसे हो, क्या वो सबमिट बटन हो या इमेज हो। इनपुट टाइप फाइल, अब ये फाइल अपलोड करने के लिए यूज़ किया जाता है। कि अगर एक फॉर्म के अंदर सपोज एक रेजुमे का फॉर्म है, अपलोड योर रेजुमे, तो आप इस इनपुट टाइप फाइल को यूज़ कर सकते हैं कि वो अपना रेजुमे, यूज़र अपना रेजुमे अपलोड करे। तो यहाँ पे ये देखो, ये बटन आ जाएगा चूज फाइल, आगे आप इसको क्लिक करोगे तो वो आ जाएगा जहाँ से आप अपनी फाइल्स अपलोड कर सकते हो, कोई भी एक फाइल हो जो आप फाइल अपलोड कर सकते हो। तो वो एक इनपुट टाइप फाइल है यहाँ तक। तो ये आप यूज कर सकते हो। अब टाइप फाइल इनपुट टाइप हिडन defines a hidden input field not visible to the user. A hidden field lets web developers include data that cannot be seen or modified by users when a form is submitted. A hidden field often stores what database record that needs to be updated when the form is submitted. तो वो कह रहा है एक हम हिडन इनपुट भी डाल सकते हैं। जैसे कि देखो कई चीज़ें होती हैं, प्रोग्रामर्स जब आप प्रोग्रामिंग करोगे, आगे हम पढ़ेंगे प्रोग्रामिंग में, तो वो क्या है कि हमें कुछ चीज़ें हमें पीछे से भेजनी होती हैं, पीछे से मतलब यूज़र को ना देखें, पर हम अपने प्रोग्राम से सपोज जावास्क्रिप्ट से हम भेजना चाहते हैं पीएचपी कोड में बैकएंड में, और बैकएंड से भेजना चाहते हैं डेटाबेस में। तो वो या तो इधर दिखाना चाहते हैं बैकएंड प्रोग्रामिंग के अंदर, वो दिखाना चाहते हैं भेजना चाहते हैं उसकी वैल्यूज़ को, बट यूज़र को ना दिखे। तो हम इनपुट टाइप हिडन यूज़ करेंगे। उसके अंदर सपोज अब इसने एग्जांपल में कस्टमर आईडी डाला, जो कस्टमर आईडी हम नहीं दिखाना चाहते यूज़र को। एक कस्टमर आईडी हमारे डेटाबेस के अंदर एक आईडी है, जो हम यूज़ करते हैं अपने बैकएंड चीज़ के लिए, अपने बैकएंड प्रोसेसिंग के लिए। तो वो वैल्यू इधर आ जाएगी और आप इसको बाद में इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये एक टाइप हिडन है जिसके थ्रू हम अपनी पीछे की जो वैल्यूज़ हैं हम डाल सकते हैं। अब आता है टाइप मंथ। टाइप मंथ में सिर्फ मंथ आएगा, जैसे कि डेट, पूरी डेट आती है, यहाँ पे सिर्फ मंथ और ईयर आएगा। तो मंथ और ईयर को मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ यहाँ पे। इसने मंथ डाला और ईयर भी आ गया, मंथ एंड ईयर भी आ गया। तो डेट पूरा आता है, डे भी आता है उसमें, बट मंथ में ओनली मंथ और ईयर आता है। फिर उसके बाद आता है टाइप नंबर। आप टाइप नंबर में आप सिर्फ नंबर से ही ऐड कर सकते हो, डाल सकते हो। और यहाँ पे एक रेंज भी दे सकते हो, मिन और मैक्स की रेंज दे दिया उसने। मिन 1 से 5 तक आप इसको मिन और मैक्स दे सकते हो। ट्राई इट योरसेल्फ करते हैं। तो जब इनपुट टाइप आपने नंबर दिया, इनपुट टाइप नंबर दिया, आईडी उसका दे दिया, क्वांटिटी और नेम भी क्वांटिटी दे दिया, फिर मिन और मैक्स को डाल दिया, विन और तो इधर देखो अप एरो और डाउन एरो आता है। अगर मैं इधर 45 कोशिश करूं तो देखिए यहाँ पे एक अगर मैं सबमिट का बटन दबाऊंगा तो इधर वैल्यू मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू 5, तो इधर वो आ जाता है। अगर मैं 1 दूंगा तो सबमिट करूंगा तो सबमिट हो जाएगा, क्वांटिटी इज 1। तो ऐसे करके या तो वो एरोस से भी मैं इसको कर सकता हूँ। देखो अब अप एरो 5 के बाद अप एरो डाला, क्लिक किया तो वो आगे नहीं जा रहा है, पीछे जा रहा है। पीछे से भी वन वन से पहले नहीं जा रहा है, जीरो नहीं जा रहा है, -1 नहीं जा रहा है, क्योंकि हमने ये मिन और मैक्स दिया है। इसके अंदर मिन और मैक्स दिया है कि इसके रेंज के अंदर ही होना चाहिए, इसके बाहर नहीं जाना चाहिए। तो ऐसे करके हम टाइप नंबर डाल सकते हैं। यहाँ पे नंबर मतलब ABC नहीं डाल सकते। तो जहाँ पे आपको क्वांटिटी या प्राइस या ऐसे कोई लेने हैं, डेटा लेना है, तो वहाँ पे नंबर यूज़ कीजिए।
अब इनपुट रिस्ट्रिक्शंस, हियर इज अ लिस्ट ऑफ कॉमन इनपुट रिस्ट्रिक्शंस। तो ये रिस्ट्रिक्शंस हैं, क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस हैं हम एक एक पढ़ लेते हैं। चेक्ड, स्पेसिफाई दैट द इनपुट फील्ड शुड बी प्री सिलेक्टेड व्हेन द पेज लोड्स, टाइप चेक एंड। तो ये अगर हम ए एट्रीब्यूट इसके अंदर डालें, इनपुट में डालें चेक्ड, तो बाय डिफॉल्ट पहले तो अगर चेक ना डालें तो अगर चेक बॉक्स बना रहे हैं या रेडियो बटन बना रहे हैं वो अनसिलेक्टेड होते हैं। पर अगर मैं चाहता हूँ किसी एक ऑप्शन को वो शुरू में चेक्ड ही दिखाए, तो मैं इसको चेक्ड को यूज़ करूँगा। तो वो चेक बॉक्स में अगर चार पांच वैल्यूज़ हैं, हर एक वैल्यू में अगर मैं किसी एक वैल्यू में मैं अगर ऑप्शन में मैं अगर चेक्ड डालूंगा तो उसको वह चेक बॉक्स कर देगा, चेक्ड कर देगा, सिलेक्टेड कर देगा। और रेडियो बटन में भी ऐसे ही है, किसी एक ऑप्शन को मैं चेक्ड लिख दूं तो वो उसको चेक कर देगा। डिसेबल्ड, स्पेसिफाइज एन इनपुट फील्ड शुड बी डिसेबल्ड। तो हम एक और एट्रीब्यूट डाल सकते हैं इनपुट में, टाइप के बाद डिसेबल्ड डाल सकते हैं कि हाँ दिखाए तो सही पर उसको कोई एडिट ना कर पाए, तो वो डिसेबल्ड हो जाएगा। अगर मैंने टेक्स्ट बॉक्स डाला, उसके अंदर मैंने वैल्यू कोई भी डाल दी, फर्स्ट नेम वैल्यू डाल दी हरप्रीत, और मैं उसको सिर्फ दिखाना चाहता हूँ, विजिबल करना चाहता हूँ, उसको नहीं कर मतलब यूज़र उसको एडिट ना कर पाए, तो मैं उस फील्ड को डिसेबल्ड कर दूंगा, तो वो डिसेबल्ड हो जाएगा। मैक्स, स्पेसिफाइज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द इनपुट फील्ड। ये हमने पढ़ लिया था कि भाई मिन और मैक्स हम डाल सकते हैं कि भाई इतने ही वो काउंट, इतने ही वो डाले उसका। मैक्स लेंथ, स्पेसिफाइज द मैक्स लेंथ नंबर ऑफ कैरेक्टर ऑफ द इनपुट फील्ड। अगर मैं मैक्स लेंथ डालूंगा, ये नंबर के लिए होता है। ये लेंथ अगर कैरेक्टर्स में डालना चाहता हूँ, भाई मेरे को 30 कैरेक्टर्स ही डालने हैं, तो मैक्स लेंथ इक्वल्स टू 30 कर दूंगा, तो वहां पे टेक्स्ट बॉक्स में सिर्फ 30 कैरेक्टर्स ही वो इनपुट कर पाएगा। मिन वैल्यू, स्पेसिफाइज द मिनिमम वैल्यू। ये मिनिमम वैल्यू डिफाइन करता है, जैसे हमने नंबर के लिए दिखा मिन और मैक्स 1 और 5 डाला था, तो वैसे वो डाल सकता है। पैटर्न, specifies a regular expression to check the input value against। तो पैटर्न हम यूज कर सकते हैं भाई उसका कैसे होना चाहिए। जब सपोज मैंने अभी डेट में आपने देखा था कि डी डी एम एम वाई 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 है, तो उसका एक पैटर्न है, अगर मैं उसको बदलना चाहूँ एम एम डी डी वाई वाई करना चाहूँ तो मैं पैटर्न दूंगा। रीड ओनली, स्पेसिफाइज एन इनपुट फील्ड इज रीड ओनली कैन नॉट बी चेंज। तो ये भी एक डिसेबल्ड की तरह ही है, रीड ओनली, तो वो हम यूज कर सकते हैं। रिक्वायर्ड, रिक्वायर्ड बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, स्पेसिफाइज एन इनपुट फील्ड इज रिक्वायर्ड मस्ट बी फिल्ड आउट। तो रिक्वायर्ड अगर हम डाल देंगे तो वो सबमिट, जब हम सबमिट बटन दबाएंगे अगर वो टेक्स्ट बॉक्स खाली है, एम्प्टी है, तो वो एरर देगा, वो कहेगा कि इसको डालो। तो कई ऐसे फील्ड्स हैं फॉर्म के अंदर, हम डिफाइन कर सकते हैं कि ये रिक्वायर्ड है, ये मैंडेटरी है। जैसे फर्स्ट नेम हो गया, अगर मैंने फॉर्म के अंदर डालना चाहा कोई चीज़, फॉर्म में बड़े सारे फील्ड्स हैं, बड़े सारे कॉलम्स हैं जिसको उसको यूज़र को फिलअप करना है, कई को मैं कह दूंगा कि ये रिक्वायर्ड है, तो वो उनके एम्प्टी मतलब बिना कुछ डेटा डाले उसको वो सेव नहीं कर पाएगा। तो मैं रिक्वायर्ड पैरामीटर को डाल सकता हूँ किसी एक फील्ड में, किसी एक इनपुट में, कि मैं उसको कर सकता हूँ कि वो बिना कुछ डाले उसको सेव ना कर पाए। फिर साइज आता है, स्पेसिफाइज द विड्थ इन कैरेक्टर्स ऑफ द इनपुट फील्ड। तो साइज में डिफाइन कर सकता हूँ कि क्या विड्थ होनी चाहिए उस टेक्स्ट बॉक्स की। स्टेप, specifies the legal number intervals for an input field। तो लीगल नंबर इंटरवल्स, तो स्टेप हम डिफाइन कर सकते हैं। सपोज मैंने एक नंबर लिया 1 से 10, तो मैं स्टेप 2 करके कर सकता हूँ कि भाई एक के बाद 3 आए, 3 के बाद 5 आए, तो ऐसे करके मैं स्टेप 2 डाल सकता हूँ। वैल्यू, स्पेसिफाइज डिफॉल्ट वैल्यू। तो अगर मैं टेक्स्ट बॉक्स में या कोई एक डेट में या ईमेल आईडी में या किसी भी जगह पे किसी भी इनपुट बॉक्स में कोई एक डिफॉल्ट वैल्यू डालना चाहता हूँ, तो वो मैं वैल्यूज एट्रीब्यूट से डालना चाहिए। यहाँ पे मैं आपको बताऊं कि एक फॉर्म होता है, उसी को हम न्यू डेटा डालने के लिए भी यूज करते हैं, और एक पुराना कोई डेटा है उसको एडिट करने के लिए भी यूज करते हैं उसी फॉर्म को। सपोज एक कस्टमर का प्राइमरी इंफॉर्मेशन है, कस्टमर की हमने नेम लेना है, ईमेल आईडी लेना है या कुछ भी लेना है, तो एक बटन होता है क्रिएट न्यू कस्टमर, और एक होता है एडिट करना। भाई पुराने रिकॉर्ड, पुराना एक कस्टमर पड़ा हुआ है, उसका डेटा पड़ा हुआ है, उसको हमने एडिट करना, तो उसी फॉर्म को हम यूज कर सकते हैं। तो वो फॉर्म जो होगा, अगर तो वो न्यू से आएगा
तो हम वैल्यू नहीं डालेंगे। अगर वो एडिट से आएगा, किसी एडिट करना है, किसी पुराने रिकॉर्ड को एडिट करना है, तो हम वो डेटा भी लेकर आएंगे डेटाबेस में, और इनपुट में हम वैल्यू भी डाल देंगे जो हमने उधर से डेटाबेस से लिया, उसका पुराना जो वैल्यूज हैं, डेटा है, फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, ईमेल आईडी, जो हमने इस डेटाबेस में स्टोर किया हुआ है, उसको हम लेकर आए और यूज़र को दिखे, तो हम वैल्यू को यूज़ करेंगे, और फिर उसके बाद उसको वो एडिट कर सकता है, वो सबमिट का बटन दबा सकता है, फिर वापस डेटाबेस में स्टोर हो जाएगा। तो ऐसे करके हम वैल्यू को एडिट फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं। या न्यू के अंदर भी हम कई ऐसे डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ डाल सकते हैं, जैसे कि सपोज़ अब कंट्री को सिलेक्ट, कंट्री है टेक्स्ट बॉक्स, उसके अंदर मैंने इंडिया डालना चाहा बाय डिफ़ॉल्ट, भाई सारे इंडियन हैं, बट कई बार ये हो सकता है कि कोई और कंट्री से भी हो, तो वो उसको रब करके उसके अंदर अपनी कंट्री को डाल देगा। पर डिफ़ॉल्ट क्योंकि यूज़र फ्रेंडली बनाना है हमने, तो यूज़र को थोड़ी बहुत ईज़ देनी है कि वो एंटर कर सके, तो हम अपने आप कुछ वैल्यूज़ डाल देते हैं, भाई हाँ ये तो होना ही है, ये तो होगा कि भाई ज़्यादातर हमारे जो कस्टमर्स हैं वो इंडियन कस्टमर्स हैं। तो ऐसे करके हम वैल्यू, डिफ़ॉल्ट वैल्यू डाल सकते हैं। अब आगे आता है, द फॉलोइंग एग्जांपल डिस्प्लेस अ न्यूमरिक इनपुट फील्ड वेयर यू कैन एंटर अ वैल्यू फ्रॉम 0 to 100 इन स्टेप्स ऑफ 10। द डिफॉल्ट वैल्यू इज 30। तो ऐसे करके देखो, अब इनपुट नंबर है और मिन और मैक्स दिया है 0 to 100, पर स्टेप दे दिया 10। तो स्टेप दे दिया 10 का मतलब है जीरो, जीरो के बाद 10 आ जाएगा, 10 के बाद 20 आ जाएगा। मतलब अगर मैंने स्टेप 10 नहीं देता तो वो 0 1 2 3 4 5 6 ऐसे जाता, बट क्योंकि हमने स्टेप 10 दे दिया तो वो 10 10 करके आगे बढ़ेगा। तो वैल्यू, डिफॉल्ट वैल्यू हमने दे दी 30। तो देखो अब इसको ट्राई इट योरसेल्फ करते हैं। अब देखो यहाँ पे 30 आ गया, अगर मैं अप एरो करूँ तो 40 हो जाएगा, 50 हो जाएगा, 60 हो जाएगा, 70 हो जाएगा। अगर मैं पीछे बटन दबाऊँ तो देखो ऐसे करके, तो स्टेप दिया मैंने कि भाई स्टेप यूज कर सकते हैं कि भाई मेरे को इसको कितना आगे बढ़ाना है। तो ऐसे करके हम दे सकते हैं। अब आता है इनपुट टाइप रेंज। रेंज बड़ा इंटरेस्टिंग है कि वॉल्यूम, जो रेंज है हम इसको डाल सकते हैं। तो वो देखो एक स्लाइडर की तरह आ जाता है कि हम रेंज दे सकते हैं इसको। तो 0 to 50 करके हम कह सकते हैं भाई ये वैल्यूज 0 to 50 है इनपुट रेंज। तो ये एक अच्छा कंट्रोल है जो हम इसको यूज़ कर सकते हैं बड़ी सारी जगह। टाइप सर्च, अब एक और टाइप है जो सर्च का है, तो हम देखो ऐसे करके गूगल सर्च आ जाता है। तो मैं ऐसे करके कुछ भी सर्च करना चाहूँ, डॉक्टर्स इन दिल्ली ऐसे करके सर्च करना चाहूँ, सबमिट बटन दबाऊंगा तो वो आपको सर्च कर देगा। ऐसे करके हम सर्च कर सकते हैं। तो इधर लिखा इनपुट टाइप सर्च इज यूज्ड टू सर्च फील्ड्स, बिहेव्स लाइक अ रेगुलर टेक्स्ट फील्ड। तो वो जो टेक्स्ट मैंने डाला, सर्च गूगल, या ऐसे करके मैं सर्च गूगल कर सकता हूँ, और मैं आगे की प्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी मेरे को कि वो गूगल से सर्च करे। अभी उसने गूगल से सर्च नहीं किया। तो ये जो सर्च बटन है, कई ऐसे देखते हो, कई ऐसे फॉर्म्स के ऊपर एक सर्च का बॉक्स होता है, जिसके अंदर आप कुछ भी डालोगे तो जो भी पेज में है वो सर्च कर देगा, अगर उसके अंदर होगा। तो वो इसको यूज कर सकते हैं सर्च के लिए। बट आपको आगे की प्रोग्रामिंग लिखनी पड़ेगी, वो आगे की प्रोग्रामिंग हम अगले सेशंस में देखेंगे कि कैसे हम सर्च कर सकते हैं। तो इस टेक्स्ट बॉक्स को यूज कर सकते हैं सर्च के लिए, बट आगे की प्रोग्रामिंग आपको करनी पड़ेगी। आगे बढ़ते हैं, टाइप टेल। अब ये टेलीफोन नंबर को डाल सकते हैं। पैटर्न देखो, अब पैटर्न का है कि भाई मेरे को फर्स्ट नंबर जो चाहिए 0 to 9 चाहिए, आगे जो है 3 आना चाहिए, 3 डिजिट्स आने चाहिए, और फिर एक हाइफन आना चाहिए, फिर 0 से 9 तक आना चाहिए, और फिर 2 डिजिट्स आने चाहिए, फिर एक हाइफन आना चाहिए, और फिर 0 से 9 और 3 आना चाहिए। तो ऐसे करके 3 डिजिट्स हाइफन 2 डिजिट्स हाइफन 3 डिजिट्स ऐसे करके हम, और बीच बीच में हाइफन है। तो ऐसे करके हम एक पैटर्न डाल सकते हैं। तो टेलीफोन नंबर का पैटर्न आप देख लो, ट्राई इट योरसेल्फ। देखो ऐसे करके उसने बाय डिफॉल्ट वैल्यू भी डाली, बाय डिफॉल्ट प्लेस होल्डर में 1 2 3 4 5 6 7 8 लिखा। तो देखो अब ऐसे अच्छा एक और चीज़ है प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर एक एट्रीब्यूट है जिसके अंदर देखो अब मैंने वैल्यू डाली, बट ये वैल्यू डिम करके नजर आ रही है। ये वैल्यू देखो इसमें टेक्स्ट में लिखा तो हुआ है, बट हमारे लिए एक तरह का, यूजर के लिए एक तरह का एक हिंट है कि ऐसे आप डालोगे। तो ये प्लेस होल्डर वैल्यू से अलग है। मतलब अगर मैंने वैल्यू डाली, अगर मैं इधर वैल्यू लिखूं
और कुछ मैं डेट डाला, कुछ मैं उसकी वैल्यू डालूं, तो डिफॉल्ट वैल्यू आ जाएगी उसके अंदर। पर प्लेस होल्डर एक वैल्यू नहीं है, एक जस्ट हिंट है। उसके अंदर लिख देता है, बट एक टेक्स्ट बॉक्स में वैल्यू कुछ नहीं है, खाली है टेक्स्ट बॉक्स। कर्सर देखो इधर है, शुरू में आता है, उसको वो सिर्फ हिंट दे देता है। तो मैं इधर अगर मैं डालूंगा 5640 थिंग, तो ऐसे करके वो कहता है मैं हिंट देता हूँ आपको कि ऐसे डालो आप। तो ऐसे करके आप सबमिट का बटन दबाओगे। तो अगर आपने कोई गलत दे दिया, देखो अभी उसने कहा है कि 3 पहले, फिर हाइफन, फिर 2 बाद में, फिर हाइफन, फिर 3 बाद में। तो मैं अगर 2 दूंगा तो वो मेरे को एक एरर दे देगा कि भाई आप ठीक से डालो फॉर्मेट को। तो अब सबमिट हो गया। तो ऐसे करके सबमिट हो जाता है अगर मैं उसका पैटर्न ठीक ढंग से डालूंगा तो ऐसे करके हम डिफाइन कर सकते हैं कि टेलीफोन नंबर को कोई पैटर्न दे दिया और उसको डिफॉल्ट। तो ऐसे करके देखो, ब्रैकेट में अगर मैं डालूंगा 0 to 9, तो वो 0 to 9 का लेगा। उसके बाद अगर मैंने ABC डाला तो वो नहीं लेगा। और फिर करली ब्रैकेट 3 डालूंगा तो 3 कैरेक्टर, 3 नंबर्स लेगा। तो ऐसे करके हम डिफाइन कर सकते हैं। और हाइफन, कोई भी हाइफन के बजाय हम कॉमा डाल सकते हैं, कुछ भी हम पैटर्न डाल सकते हैं। तो ऐसे करके हम पैटर्न्स को यूज कर सकते हैं किसी भी एक फील्ड के लिए, पैटर्न डालने के लिए। इनपुट टाइप टाइम। अब टाइम भी आता है, टाइम अलग सा एक कंट्रोल है। देखो डेट टाइम आ गया। तो टाइम का भी एक आपके पास एक स्लाइडर की तरह एक आ जाता है कि आप इसे सिलेक्ट कर सको, AM PM को भी सिलेक्ट कर सकते हो। तो वो आपका टाइम का कंट्रोल है कि कहीं पे आपने टाइम देना है, तो वो टाइम कंट्रोल देना है तो आप डाल सकते हैं अपने फॉर्म के अंदर। अब एक और आता है टाइप URL। तो URL को भी आप डाल सकते हो, जैसे होम पेज में, जैसे आप देखो क्लिक किया तो ये टेक्स्ट बॉक्स तो हो जाता है। अगर मैं ऐसे कुछ भी दे दूं तो वो सबमिट बटन पे कहता है प्लीज एंटर ए URL। तो URL के अंदर जो भी चीज़ें हैं, जैसे HTTPS है, http:// डॉट सपोज facebook.com, ऐसे करके मैंने डाला तो इसको एक्सेप्ट कर लेगा। बट दूसरी चीज़ों को अगर मैंने ऐसे ही कुछ फील्ड डाले तो उनको एक्सेप्ट नहीं करेगा। वो वैलिडेशन है, जैसे ईमेल की वैलिडेशन थी, वैसे URL की वैलिडेशंस हैं, टेलीफोन की वैलिडेशंस हैं। तो इन्होंने पहले HTML5 से पहले ये सारी चीज़ें नहीं थी, हमें अपने आप प्रोग्रामिंग करनी पड़ती थी। इनके लिए वैलिडेशंस करने पड़ते थे, प्रोग्राम में लिखना पड़ता था कि अगर ये टाइप, हम टेक्स्ट ही यूज़ करते थे पहले, तो टाइप टेक्स्ट है तो उसको भी हम URL के लिए यूज़ करें, उसको ही ईमेल के लिए यूज़ करते थे, उसको ही हम फ़ोन के लिए यूज़ करते थे। बट HTML5 के बाद उन्होंने ये अलग अलग कर दिया और अलग अलग वैलिडेशंस भी डाल दी कि ये हमारी प्रोग्रामिंग कम से कम हो। तो ये वो हम देख रहे हैं। टाइप वीक। अब वीक का भी एक कंट्रोल है जो इन्होंने बनाया हुआ है। तो वीक हम डाल सकते हैं। भाई वीक, वीक आ जाता है कैलेंडर के अंदर, भाई 6th वीक, 6th वीक ऑफ सपोज 2024। तो ये वीक्स के ऊपर आता है कि हम वीक को डाल सकते हैं। यहाँ तक हमने पढ़ लिया इनपुट एट्रीब्यूट्स, इनपुट टाइप्स। अब इनपुट एट्रीब्यूट्स के बारे में बता रहा है, जैसे कि हमने पहले पढ़ा वैल्यू। एक वैल्यू है जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू हम डाल सकते हैं एक टेक्स्ट बॉक्स या एक किसी भी इनपुट टाइप में। रीड ओनली है जो हमने पढ़ लिया था, अभी रीड ओनली कैसे कर सकते हैं, ट्राई इट योरसेल्फ करते हैं। तो इसको देखो, इसको उसने रीड ओनली कर दिया फर्स्ट नेम को। तो मैं अभी देखो क्लिक कर रहा हूँ पर इसको मैं कुछ कर नहीं पा रहा, बट लास्ट नेम को उसने रीड ओनली नहीं किया तो मैं इसमें लिख पा रहा हूँ, एडिट कर पा रहा हूँ। तो रीड ओनली हम यूज़ कर सकते हैं इसको। डिसेबल्ड एट्रीब्यूट भी है, सिमिलर है डिसेबल्ड। अब देखो पर डिसेबल्ड में थोड़ा सा ना इसको, इस टेक्स्ट बॉक्स को डिसेबल कर देता है, मतलब डिम कर देता है, ग्रे कलर में कर देता है कि भाई इसको मैं कर सकता हूँ। तो ज़्यादातर हम डिसेबल्ड यूज़ करते हैं किसी चीज़ को दिखाने के लिए कि वो एडिटेबल नहीं है। फिर उसके बाद साइज का देख लिया, साइज इक्वल्स टू 20, साइज इक्वल्स टू 50। तो साइज हम फर्स्ट नेम और लास्ट नेम का साइज हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। देखो अब इधर साइज को देखो, ये अभी 50 कैरेक्टर्स है, 50 साइज है, तो इधर बड़ा हो गया। तो अगर मैं इसको 10 दूँ, रन करूँ, तो देखो छोटा बॉक्स आ गया। तो इस ऐसे ही मैं साइज को डिफाइन कर सकता हूँ इस एट्रीब्यूट से। मैक्स लेंथ। तो मैक्स लेंथ एट्रीब्यूट है कि भाई मैक्स लेंथ कितना होना चाहिए एक टेक्स्ट फील्ड का। तो इधर उसने मैक्स लेंथ 4 दिया।
इधर मैं साइज 40 दे दिया इसको, पिन को उसने 4 दिया, तो मैं अगर एक देखो मैंने 4 डाले और पांचवा मैं डालना चाहता हूँ कोई बटन, तो वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा क्योंकि मैक्स लेंथ उसने 4 डाल दी। तो ऐसे करके मैक्स लेंथ को यूज़ कर सकते हैं। मिन मैक्स एट्रीब्यूट्स तो हमने पहले भी पढ़ लिया था कि मिन मैक्स हम कैसे डाल सकते हैं, डेट के अंदर डाल सकते हैं, नंबर के अंदर डाल सकते हैं, तो हम मिन मैक्स को यूज़ कर सकते हैं नंबर्स में और डेट्स में। Multiple attribute. Multiple attribute specifies that the user is allowed to enter more than one value on the input. तो इधर अगर मैंने एक देखो टाइप फाइल है, तो अगर मैंने मल्टीपल डाल दिया तो वो क्या करेगा, तो चूज अनदर, मैं इधर फाइल को अपलोड किया, अगर एक अपलोड किया फाइल को, सपोज ये वाली फाइल को अपलोड किया, फिर मैं एक और फाइल भी अपलोड कर सकता हूँ, कोई और फाइल भी अपलोड कर सकता हूँ, तो वो सिलेक्ट मल्टीपल, होल्ड डाउन द कंट्रोल एंड शिफ्ट, तो होल्ड करना पड़ेगा मुझे कंट्रोल शिफ्ट को। तो ऐसे करके मैं इसको मल्टीपल फाइल्स को डाल सकता हूँ। 3 फाइल्स एडिट, तो इधर लिख दिया 3 फाइल्स एडिट। तो ऐसे करके मैं मल्टीपल फाइल्स को भी अपलोड कर सकता हूँ, अगर मुझे देना है, फंक्शनैलिटी देनी है यूज़र को कि वो मल्टीपल फाइल्स को अपलोड कर सके। पैटर्न एट्रीब्यूट, तो पैटर्न हमने पहले भी पढ़ लिया था, तो पैटर्न हम दे सकते हैं, देखो अभी इसने ए टू जेड करके छोटा बड़ा उसने कैरेक्टर्स डाले हैं, 0 to 9 नहीं डाला, तो वो 0 to 9 एक्सेप्ट नहीं करेगा, बट 3 कैरेक्टर्स को एक्सेप्ट करेगा। तो पैटर्न इसका कंट्री कोड उसका A to Z है, बड़ा या छोटा कैप्स में और या स्मॉल लेटर्स में, और ये 3 कैरेक्टर्स ही ले सकता है। तो ऐसे करके हम पैटर्न्स को डिफाइन कर सकते हैं। प्लेस होल्डर का भी हमने देख लिया था कि प्लेस होल्डर एक डिम कलर करके उसको दिखा देता है, हिंट दे देता है यूजर को, पर वैल्यू नहीं जाती। वैल्यू का है, वैल्यू पैरामीटर जो हमने पहले पढ़ा है, वो डिफॉल्ट वैल्यू टेक्स्ट बॉक्स में डाल देता है, बट ये प्लेस होल्डर क्या करता है, एक डिम करके उसको सिर्फ हिंट देता है। ये देखो डिम ग्रे कलर में डिम है, उसके ऊपर मैं लिख सकता हूँ, जब मैं लिखूंगा तो वो मिट जाएगा। तो वो एक हिंट है सिर्फ, भाई ऐसे डालो, भाई कोई एक चीज थी अपने लिख दी, कोई भी हम लिख सकते हैं इसमें स्ट्रिंग में, वो दिखा देगा एज ए डिम कलर, पर वो उसकी वैल्यू चेंज नहीं करेगा। फिर उसके बाद आता है रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट, हमने पहले भी पढ़ लिया, रिक्वायर्ड मतलब मैंडेटरी है वो चीज़, तो हम इसको स्किप करते हैं। स्टेप भी हमने देख लिया था अभी, स्टेप के ऑटो फोकस। ऑटो फोकस एट्रीब्यूट क्या है, लेट द फर्स्ट नेम इनपुट फील्ड ऑटोमेटिकली गेट फोकस्ड व्हेन द पेज लोड्स। तो हम ये चाहते हैं कि भाई एक फॉर्म, बड़ा सा फॉर्म है, उसमें बड़े सारे हैं, हमने कंट्रोल्स रखे हुए हैं, टेक्स्ट बॉक्स रखा हुआ है, डेट रखा हुआ है, और सारी चीज़ें रखी हुई हैं। हम चाहते हैं कि कर्सर जब भी वो लोड हो, वो पेज लोड हो, तो कर्सर एक जगह पे आ जाए। अब अगर मैंने ऑटो फोकस नहीं डाला तो वो पहले फील्ड पे आ जाता है, तो मैं चाहता हूँ कि किसी एक नीचे कोई फील्ड है उसमें आ जाए, तो उसमें मैं पैरामीटर डाल दूंगा ऑटो फोकस, तो वो कैरेक्टर वो उसमें ऑटो फोकस, देखो अभी एकदम से उसने ये इसको डार्कर कर दिया बॉक्स को, और कर्सर भी वहां पे आ गया अगर मैंने इसको ऑटो फोकस को यूज किया तो। हाइट और विड्थ भी दे सकते हैं। हाइट और विड्थ इमेज के लिए हम दे सकते हैं, इमेजेस भाई हाइट और विड्थ कितनी होनी चाहिए, तो ये पहले भी हमने पढ़ा हुआ है, तो हाइट और विड्थ को हम दे सकते हैं। लिस्ट एट्रीब्यूट, लिस्ट डेटा लिस्ट हमने पहले भी पढ़ चुके हैं इसके बारे में। तो लिस्ट एलिमेंट प्री डिफाइंड वैल्यूज इन द डेटा लिस्ट, तो वो एक लिस्ट बन जाती है इनपुट लिस्ट ब्राउजर में। तो ऐसे करके वो, अगर एक टेक्स्ट बॉक्स है तो मैं क्लिक करता हूँ, तो देखो यहाँ पे ये वैल्यूज आ जाती हैं कि इससे हम ले सकते हैं, इसकी वैल्यूज़ को हम सिलेक्ट कर सकते हैं, तो वो हम डेटा लिस्ट को यूज़ करके हम इसको डाल सकते हैं। ऑटो कंप्लीट, ऑटो कंप्लीट अगर मैंने डाल दिया कहीं पे, पहले भी हमने पढ़ा था, अगर ऑफ या ऑन कर सकते हैं। ऑटो कंप्लीट बाय डिफ़ॉल्ट ऑफ ही होता है, अगर मैं ऑन कर दूं या ऑफ कर दूं, तो या तो ऑन करूं कि ईमेल पर, अगर मैंने एक बार सबमिट किया, अगर मैंने एक बार ईमेल को डाला और मैंने सबमिट किया, और दोबारा मैं किसी और कस्टमर के लिए डाल सकता हूं, तो पिछली जो मैंने डेटा डाला था वो सारा लिस्ट में आ जाता है, तो वो हमें दिखा देता है, और हम उसको यूज़ कर सकते हैं। तो वो ये है। आगे या एट्रीब्यूट्स हमारे खत्म हो गए, अब इनपुट फॉर्म एट्रीब्यूट्स। फॉर्म्स एट्रीब्यूट्स कुछ ऐसे फॉर्म के एट्रीब्यूट्स हैं, तो हम उसको पढ़ लेते हैं। फॉर्म के एट्रीब्यूट्स, इनपुट फील्ड लोकेटेड आउटसाइड द एचटीएमएल फॉर्म बट स्टिल अ पार्ट ऑफ द फॉर्म। तो ये फॉर्म के बारे में बता रहा है। एग्जाम्पल, द इनपुट फॉर्म एट्रीब्यूट स्पेसिफाइज द फॉर्म
form the element belongs to, the value of this attribute must be equal to the id attribute of the form element it belongs to. तो देखिए ये कह रहा है कि अगर मैंने एक फॉर्म बनाया, फॉर्म के टैग को बनाया, उसके अंदर मैंने ये सारे इनपुट टैग्स और इनपुट जो भी लेबल्स वगैरह हमने डाल दिए, अगर मैंने किसी एक अदर फॉर्म को किसी और अगर अदर फॉर्म को मैंने बाहर मैंने इधर डाला, उस फॉर्म टैग के बाहर हमने डाला, तो इसको भी हम यूज कर सकते हैं इसी फॉर्म के अंदर, कि भाई ऐसे फॉर्म लिख सकते हैं, फॉर्म एट्रीब्यूट लिख सकते हैं उस इनपुट बॉक्स में, और वो फॉर्म की आईडी दे सकते हैं। देखो ये फॉर्म की आईडी है फॉर्म 1, और मैंने यहाँ पे फॉर्म 1 डाला कि ये जो इनपुट बॉक्स है, ये इनपुट बॉक्स इस फॉर्म के अंदर ही है। मैंने डाला तो बाहर है, बट किसी एक जगह पे जब हम प्रोग्रामिंग करते हैं तो किसी एक जगह पे हमें चाहिए कि हम इसको फॉर्म इस इनपुट टैग को हम बाहर ही लिखें, बट ये स्पेसिफाई कर देंगे कि ये जो इनपुट बॉक्स है ये इस फॉर्म का है, कि अगर मैंने सबमिट का बटन दबाया तो इसको भी वो ले ले, इसको भी वो सबमिट कर दे, इस सेक्शन पेज के अंदर भी सबमिट कर दे। तो हम बाहर भी कोई एक टैग यूज कर सकते हैं, इनपुट टैग, बट कंडीशन ये है कि हम फॉर्म एट्रीब्यूट को यूज करें और वो स्पेसिफाई करें कि इस ये जो इनपुट टैग है, ये जो इनपुट टाइप है टेक्स्ट, ये किस फॉर्म का है। तो हमने इस फॉर्म एट्रीब्यूट को यूज किया, उसके अंदर उसकी आईडी डाल दी उस फॉर्म के, ये जो फॉर्म जो हमने बनाया, इसकी जो आईडी है वो हमने उसके अंदर डाल दिया, कि ये स्पेसिफाई करता है कि ये इनपुट बॉक्स इस फॉर्म का है, चाहे वो बाहर है। अब आता है फॉर्म एक्शन एट्रीब्यूट। द इनपुट फॉर्म एक्शन एट्रीब्यूट स्पेसिफाइज द यूआरएल ऑफ द फाइल दैट विल प्रोसेस द इनपुट व्हेन द फॉर्म इज सबमिटेड। तो फॉर्म इनपुट एट्रीब्यूट स्पेसिफाइज द यूआरएल, तो यूआरएल स्पेसिफाई करता है एक्शन फॉर्म के अंदर। तो देखिए एक तो है कि हम फॉर्म के एक्शन एट्रीब्यूट के अंदर भी डाल सकते हैं, बट एक स्पेसिफाई कर सकते हैं कि फॉर्म एक्शन भी हम किसी और सबमिट बटन पे, देखो एक तो सबमिट बटन जो हमने फॉर्म एक्शन नहीं दिया, इस सबमिट बटन पे जब क्लिक करेगा तो ये वाला फाइल कॉल होगा, ये वाली फाइल कॉल होगा। अगर हमने कोई एक स्पेसिफिक एक और सबमिट का बटन दे दिया, जो ऐसे देखो सबमिट एज एडमिन, उसका जो हमने बटन का नाम लिखा सबमिट एज एडमिन, तो उसकी जो फॉर्म एक्शन है वो इस पेज पे जाए, इस पेज पे ना जाकर इस पेज पे जाए। तो हम इनपुट टाइप सबमिट के अंदर फॉर्म एक्शन का एट्रीब्यूट यूज कर सकते हैं कि जो डिफॉल्ट है ये वाला ऊपर जो फॉर्म के ऊपर हमने स्पेसिफाई किया है, उसको ना जाकर दूसरे एक फॉर्म को जाए। अब ट्राई इट योरसेल्फ करते हैं। देखो दो सबमिट के बटन है, एक सबमिट जो फॉर्म के अंदर ये जो एक्शन पेज है इसको कॉल करता है, एक सबमिट एज एडमिन जो बटन हमने बनाया उसके अंदर हमने फॉर्म एक्शन लिखा, तो इस फाइल को कॉल करेगा इसके बजाय। ठीक है ना? तो ऐसे करके हम स्पेसिफाई कर सकते हैं किसी एक फॉर्म एक्शन को। ओके दोस्तों, आज के लिए बहुत है। अगर तो आपको मेरा वीडियोस पसंद आए हो तो काइंडली सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक, और अगर कोई क्वेरीज हैं तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में आप डाल सकते हो और मैं जवाब देने की कोशिश करूंगा। थैंक यू वेरी मच।